गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। बेटा प्रीवियस क्लास में हमने सोशल साइंस में आपकी बुक का जो सेकंड पार्ट है अर्थशास्त्र, उसमें अध्याय 1 में हम जो पालमपुर की कहानी थी वो उसका पेज नंबर हमने 8 तक कंप्लीट रीड किया था। ठीक है, आज उसके आगे हम पढ़ेंगे। आज आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए खेतों के लिए आवश्यक पूंजी। अब खेतों के लिए क्या क्या आवश्यक होता है वो पूंजी पढ़ेंगे इसमें। आप पहले ही देख चुके हैं कि खेती के आधुनिक तरीकों के लिए बहुत ही अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, अतः अब किसानों को पहले की अपेक्षा ज़्यादा पैसा चाहिए। अब क्या है, खेती करने के लिए क्या बहुत सारी जो पूंजी रहती है उसकी ज़रूरत पड़ती है, मतलब बहुत सारा सामान लाना पड़ता है, उसमें खनिज औजार वगैरह बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और पहले खेती कम पैसों में पूर्ति हो जाती थी, बट अब क्या होता है, ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं खेती करने के लिए भी। पॉइंट देखिए इसका, अधिक के छोटे किसानों की पूंजी की व्यवस्था करने के लिए वो पैसे उधार लेना पड़ता है। वे बड़े किसानों से या गांव के साहूकारों से या खेती के लिए विभिन्न आगतों की पूर्ति कराने वाले व्यापारियों से कर्ज लेते हैं। ऐसे कर्जों पर ब्याज की दर बहुत ऊंची होती है। कर्ज चुकाने के लिए उन्हें बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं। अब क्या है, जो अधिकांश जो छोटे किसान रहते हैं वो क्या करते हैं, अब खेती करने के लिए उधार लेते हैं, तो कि जो बड़े गांव के कुछ साहूकार रहते हैं या फिर बड़े गांव के जो किसान रहते हैं उनसे फिर वो पैसे उधार लेते हैं, मतलब कुछ पैसे ब्याज पर लेते हैं, मतलब जो पैसे लेंगे तो कुछ उनको एक्स्ट्रा पैसे भी वापस रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो वो क्या लेते हैं, कुछ ब्याज के तौर पर पैसे लेते हैं और खेती करते हैं। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है, बॉक्स में दिख रहा है सविता की कहानी। ये सविता की कहानी है, तो आप इसे रीड कर लीजिए। ठीक है, तो आपको ये एग्जाम्पल है तो इससे आपको समझ में आ जाएगा। सेकंड इसका पॉइंट देखिए, छोटे किसानों के विपरीत मझोले और बड़े किसानों को खेती से बचत होती है। इस तरह वे आवश्यक पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। और इन किसानों को बचत कैसे होती है, आप इसका उत्तर अगले भाग में भी पाएंगे। अब वो छोटे किसान रहते हैं वो अपनी पूर्ति कर लेते हैं, जो आवश्यक पूंजी है उसकी व्यवस्था भी कर लेते हैं, और उससे क्या कर लेते हैं, वो अपने जो रहता है बचत का वो उससे पूर्ति कर लेते हैं। इसका हम क्या अगले भाग में पढ़ेंगे। देखिए आगे फिर नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या है, अधिशेष कृषकों की उत्पादों की बिक्री। अब जो अधिशेष मतलब जो बचते कृषि उसके जो उत्पादन की कैसे बिक्री होती है वो पढ़ेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि किसानों ने उत्पादन के 3 कारकों का प्रयोग कर अपनी भूमि में गेहूं पैदा किया है। गेहूं की कटाई की जाती है और उत्पादन पूर्ण हो जाता है। किसान गेहूं का क्या करते हैं, वे परिवार के उपभोग के लिए कुछ गेहूं रख लेते हैं और अधिशेष गेहूं को बेच देते हैं। अब वो क्या करते हैं, जो किसान रहते हैं वो 3 कारकों में क्या करते हैं, अपनी अपनी भूमि में गेहूं उत्पादन करते हैं, मतलब 3 भाग में उसको करते हैं, मतलब एक साल में 3 बार खेती की जाती है। और गेहूं की कटाई के लिए भी क्या होता है, उत्पादन पूर्ण किया जाता है। अब क्या करते हैं, जो अधिकांश जो मतलब कृषि रहते हैं वो अपने अधिशेष मतलब अपने जो अनाज जो रहता है जितना उनको घर खर्च रहता है वो रख लेते हैं और बाकी का क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। सविता और गोविंद के बेटों जैसे छोटे किसानों के पास बहुत ही कम अधिशेष गेहूँ रहता है, क्योंकि उनका कुल उत्पादन बहुत कम होता है तथा इसमें से एक बड़ा भाग वो परिवार की आवश्यकताओं के लिए रख लेते हैं। अब वो क्या करते हैं, जो सविता और गोविंद रहते हैं वो उनके बेटे और किसान ये सब क्या करते हैं, छोटे गांव के रहते हैं पर इनका उत्पादन क्या रहता है, कम होता है, तो ये क्या करते हैं, इनके घर खर्च इतना तो वो उत्पादन जो रहता है गेहूँ वो रख लेते हैं और बाकी का क्या करते हैं, बेच देते हैं। इसलिए मझोले और बड़े किसानों की बाजार में गेहूं की पूर्ति करते हैं। चित्र 1.1 में आप गेहूं से लदी बाजार जाती बैलगाड़ी भी देख सकते हैं, एक चित्र में आपको दिखाया गया है। बाजार में व्यापारियों गेहूं खरीदते उसे आगे कस्बों और शहरों के दुकानदारों में बेच देते हैं। फिर क्या करते हैं, जो बाजार में जो आगे के जो व्यापारी वगैरह रहते हैं वो क्या करते हैं, दूसरे शहर और सिटी वगैरह में बेच देते हैं। एक बड़े किसान तेजपाल सिंह को अपनी समस्त भूमि से 350 क्विंटल अधिशेष गेहूं प्राप्त होता है। अपने अतिरिक्त गेहूं को वह रायगंज के बाजार में बेच देता है। अब वो क्या करता है, उसके अतिरिक्त जो गेहूं रहते हैं वो रायगंज के बाजार में बेच देता है और अच्छे कमाई कर लेता है। तेजपाल सिंह इस कमाई का क्या करता है, पिछले वर्ष तेजपाल सिंह ने अधिकांश पैसा बैंक के अपने खाते में जमा कर दिया था।
अब वो क्या करता है, बैंक जाता है और अपने पैसे को जमा कर देता है। बाद में उसने इस पैसे का उपयोग सविता से जैसे किसानों को कर्ज देने में किया जिन्हें कर्ज की आवश्यकता थी। अब वो क्या किया, बाद में उसने उपयोग किसमें किया, सविता को इनको पैसे चाहिए थे, उनको पैसे दिए, किसके, ब्याज के तौर पर दिए, जिन्हें कर्ज की क्या थी, आवश्यकता थी। उससे बचत का उपयोग अगले मौसम की खेती के लिए कार्यशील पूंजी की व्यवस्था करने में भी किया गया। और इस वर्ष तेजपाल सिंह बचत के पैसों से भी एक ट्रैक्टर खरीद कर योजना बना रहा था। अब क्या कर रहा था, जो उसको पैसे मिलते, जो मतलब उसको ब्याज के जो पैसे मिलते, उससे वो क्या बना रहा था, योजना, एक ट्रैक्टर खरीदने की योजना बना रहा था, मतलब सोच रहा था। दूसरे ट्रैक्टर से उसकी स्थिर पूंजी में वृद्धि हो जाएगी और दूसरे को ट्रैक्टर वो लेगा तो उससे क्या, उसकी पूंजी और बढ़ने लगेगी, मतलब उससे और उसकी कमाई होगी। तेजपाल सिंह की भांति दूसरे बड़े और मझोले किसान भी खेती के अधिशेष कृषि उत्पादों को बेचते हैं और कमाई के इस भाग को अगले मौसम के लिए पूंजी की व्यवस्था के लिए भी बचा रखा जाता है। और इस तरह वे अपनी खेती के लिए पूंजी की व्यवस्था अपनी बचतों से कर लेते हैं और कुछ किसान बचत करते हैं। जैसा कि हम देखेंगे, इन सबको गैर कृषि कार्यों के लिए पूंजी कहते हैं, ठीक है। और जो होता है वो खरीदने का इनका कार्य किया जाता है, उसको गैर कृषि कार्य में पूंजी भी कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट वाला टॉपिक, पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं क्या क्या थी। अब पालमपुर गांव में हमने देखा कि पालमपुर में खेती का उत्पादन भी किया जाता है। अब हम कुछ गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं पर भी क्या करेंगे, विचार करेंगे वो। और पालमपुर में काम करने वाले केवल 25% लोग कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्य करते हैं। अब जो पालमपुर गांव है वहाँ पर लोग क्या करते हैं, मतलब 25% लोग ही दूसरा काम करते हैं, बाकी क्या करते हैं, खेती करते हैं। मतलब 75% लोग हैं वो क्या करते हैं, खेती पर ही निर्भर होते हैं, खेती पे डिपेंड रहते हैं। अब देखिए क्या है, डेयरी, अन्य प्रचलित क्रिया। अब डेयरी क्या है, जहाँ पर दूध मिलता है, दूध, मक्खन, घी, सब चीज़ मिलती है, दूध से जो बनी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डेयरी कहा जाता है, ठीक है। पालमपुर के कई परिवारों में डेयरी एक प्रचलित क्रिया है। लोग अपनी भैंसों की कई तरह की घास और बरसात के मौसम में आने वाली ज्वार और बाजरा चरी खिलाते हैं और दूसरे को निकट के गांव और रायगंज में बेचा जाता है। शाहपुर शहर के 2 व्यापारियों ने रायगंज से दूध संग्रहण एवं शीतलन केंद्र खोला हुआ है, जहाँ से दूध दूर दराज के शहर और कस्बों में बेचा जाता है। अब क्या करते हैं, पालमपुर के गाँव में जो अधिकतर जो परिवार रहता है वो क्या करते हैं, डेयरी का काम भी करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि उनके पास जो भैंस वगैरह रहती है उससे वो चारा खिलाते हैं, घास, बरसात में बहुत सारी चीज़ें, ज्वार जैसे बाजरा सब खिलाते हैं, जिससे वो दूध देती है और फिर वो दूध बेचते हैं, ठीक है। कहाँ पर, आसपास के उनके गांव, कस्बे, जो शहर वगैरह रहता है उनमें वो दूध बेचते हैं। सेकेंड पॉइंट देखिए, पालमपुर में लघुस्तरीय विनिर्माण का एक उदाहरण भी दे रखा है। इस समय पालमपुर में 50 से कम लोग विनिर्माण कार्यों में लगे हुए हैं। शहर और कस्बों में भी बड़ी फैक्ट्रियां होने पर भी विनिर्माण के विपरीत पालमपुर में विनिर्माण में बहुत ही सरल उत्पादन विधियों के प्रयोग भी किया जाता है और उसे छोटे पैमाने पर भी किया जाता है, मतलब छोटे छोटे भाग में भी उसका पैमाने पर भी उपयोग किया जाता है। विनिर्माण कार्य पारिवारिक श्रम की सहायता से अधिकतर घरों या खेती में भी किया जाता है। अब जो विनिर्माण का कार्य होता है वो किस पे किया जाता है, अधिकतर घरों और खेतों में भी किया जाता है। और श्रमिकों को कभी कभार भी किराए पर लिया जाता है, और जो श्रमिक रहते हैं, जो मजदूर, उनको किराए पर लिया जाता है, ठीक है। मतलब उनसे जो काम करवाते हैं और उसके बदले में पैसे देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट वाले पेज पर, पेज नंबर आपके 12 पर आए हैं हम। देखिए मिश्री लाल की कहानी, करीम की कहानी, ये तो आप पढ़ ही सकते हो, पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या, पालमपुर के दुकानदार। अब पालमपुर में ज़्यादा लोग क्या करते हैं, विनिमय नहीं करते हैं। पालमपुर के व्यापारी वे दुकानदार है जो शहरों के थोक में कुछ वस्तुएं क्या खरीदते हैं और क्या बेचते हैं। और क्या करते हैं आप देखेंगे, जैसे जनरल स्टोर्स पे मिलते हैं, चावल मिलते हैं, गेहूँ, चाय, तेल, बिस्किट, साबुन, टूथपेस्ट, बैटरी, मोमबत्ती, पेंसिल, यहाँ तक कि कपड़े भी बिकते हैं। कुछ परिवारों में जिनके घर बस स्टैंड के निकट है वे अपने घर में कुछ भाग दुकान भी खोल लेते हैं और वहाँ खाने की चीज़ भी बेचते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, परिवहन तेजी से विकसित होता है क्षेत्र। अब परिवहन जो बदलाव हो रहा है वो है, ठीक है। अब देखिए इसमें पालमपुर के रायगंज के बीच एक सड़क के कई प्रकार के वाहन भी चलते हैं पालमपुर में। रिक्शे वाले, जैसे तांगे वाले, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर, बैलगाड़ी, दूसरी गाड़ियाँ भी चलती है जो परिवहन सेवाओं में शामिल होती है। वे लोग दूसरे वस्तुओं के एक जगह दूसरी जगह, अब वे लोग जो एक वस्तु को दूसरी जगह ले जाते हैं, मतलब ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब एक देश से दूसरे देश ले जाना, ठीक है। तो उनमें क्या परिवहन का यूज़ किया जाता है, ये परिवहन वो साधन है, ठीक है। आज के चैप्टर में हमने जो ये काफ़ी कुछ पढ़ लिया, ठीक है।
आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब जब नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स और इसके जो ग्रामर पोर्शन है वो हम करेंगे, ठीक है।